हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक और टॉपिक देखेंगे, हेज अकाउंटिंग। तो हेज जी मतलब जो आपने एसएफए में पढ़ रखा है, सेम मतलब यहीं पर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर फिर भी हम एक बार इसका मतलब देख लेते हैं। हेज या हेजिंग, हेजिंग में क्या होता है? उसमें ये होता है, हेजिंग किस लिए की जाती है? टू मिटिगेट द रिस्क, मिटिगेट द रिस्क। अब इसको समझते हैं कैसे है। तो हेजिंग क्या होता है? कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट है या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एंटिटी और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करती है जो यूज आता है किस लिए? यूज टू मिटिगेट द रिस्क, मिटिगेट द रिस्क ऑन अदर असेट। ठीक है, अदर असेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है जो यूज किया जाता है टू मिटिगेट द रिस्क ऑन अदर असेट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब अगर कंपनी को किसी डेटर से रिसीव करने हैं रुपए, सपोज इंडियन एंटिटी उसे डॉलर में रिसीव करना है, तो वहां पे हमेशा उसको फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क रहेगी। तो उसके लिए वो क्या, अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, वो किस लिए एंटर करती है? ताकि जो उसको डॉलर से जो भी मिलना है और उसकी एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा हो सकती है, तो उसकी रिस्क वो कम कर सके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है हेजिंग का। तो ये जो होता है इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो यूज किया जाता है टू रिड्यूस द रिस्क, वो कहलाता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, विच इज यूज्ड टू मिटिगेट द रिस्क। ये कहलाता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो अदर एसेट या इन्वेस्टमेंट जिसकी रिस्क रिड्यूस होती है, वो कहलाता है हेज आइटम। ओके, तो ये होता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ये होता है हेज आइटम। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कुछ क्वालिफिकेशन दे रखी कि कौन सी आइटम जो होगी वो हेज आइटम कहलाएगी, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे कौन कौन से होंगे। तो हेज आइटम में क्या क्या होता है? कोई भी रिकॉग्नाइज्ड असेट और लायबिलिटी जो बुक्स में शो हो रही है। दूसरा है कोई अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट्स। फर्म कमिटमेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी हमने अंडरटेकिंग कर रखी है टू प्रोवाइड अ लोन विद इन अ सर्टेन पीरियड, या जैसे अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब फर्म कमिटमेंट में शामिल होता है। तीसरा होता है कि फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन, और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी। तो इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी या ऑपरेशन, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये चार है, जो चार क्लासेस है, क्लासिफिकेशन है जो हेज आइटम में कवर होते हैं। ठीक है, बट इसमें भी क्या होता है कि ये जो आइटम है ये रियली मेजरेबल होने चाहिए, इनको मेजर कर सकें। अब यहाँ पे देखो, ये तो सब हमारे असेट और लायबिलिटीज ही है, बट यहाँ पे हमारे फोरकास्टेड आ रहा है, फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन जो अभी तक हमने एंटर नहीं किए। तो इसके लिए क्या कंडीशन दे रखी कि ये प्रोबेबल होना चाहिए कि हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे, तो तभी हम इसे हेज आइटम में क्लासिफाई मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये प्रोबेबल है कि हम फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन करेंगे, तभी उसे हम एज ए हेज आइटम मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कंडीशन है, मतलब कुछ आइटम है जो क्वालिफाई होते हैं हेज आइटम के लिए, और ये कुछ कंडीशन है कि ये रियली मेजरेबल होना चाहिए और प्रोबेबल होना चाहिए। तो ये हेज आइटम सिंगल आइटम भी हो सकता है कोई, या ग्रुप ऑफ आइटम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हेज आइटम के बारे में। अब हम देखते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स और नॉन डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव्स तो हमें पता ही है क्या होते हैं, जो हमने डिस्कस किया था, और वो हमेशा किस पे होते हैं? एफवीटीपीएल पे में क्लासिफाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेजर होते हैं। नॉन डेरिवेटिव कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो सकती है जो एफवीटीपीएल पे मेजर हो रही है या उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई हो रही है। ठीक है, तो ये
अभी हमने देखा हेजिंग का मतलब क्या होता है, क्या हेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या हेज आइटम होते हैं, क्या क्या उनके कौन कौन उसमें शामिल होते हैं हेज आइटम में, और क्या होते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन उसमें क्लासिफाई होते हैं। अब हम देखेंगे हेज अकाउंटिंग के लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, वो क्या होती है अभी देखते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वालिफाइंग कंडीशन क्या क्या होती है हेज अकाउंटिंग की। तो पहली कंडीशन होती है कि एलिजिबल हेजिंग हेज आइटम एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी हेज आइटम है वो एलिजिबल होना चाहिए और जो भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वो एलिजिबल होना चाहिए। तो हमने देखा था कि कौन कौन तो 4-5 आइटम थे हेज आइटम वो ही एलिजिबल थे, और कौन कौन से हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल थे, तो वो एलिजिबल होना चाहिए। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंटेशन, कि जो भी हम हेजिंग कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क कवर हो रही है, क्या क्या स्ट्रेटेजी है कवर करने की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि कौन सी रिस्क कवर हो रही है, कैसे कवर हो रही है। ठीक है। तीसरा होता है कि जो हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में रिलेशनशिप का, हेज आइटम और इंस्ट्रूमेंट का जो रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप, तो उसमें 3 कंडीशन है उसकी इफेक्टिवनेस की। ठीक है। तो अब वो कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहला तो जो हेजिंग आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में एक इकोनॉमिक रिलेशन होना चाहिए। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है, इकोनॉमिक रिलेशन। देखो हम हेज क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा हेज आइटम है उसमें अगर कोई लॉस होता है तो हमारे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट से वो कवर हो जाना चाहिए। तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना ही चाहिए ना, ताकि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाए, अगर हमें लॉस हो रहा है इसमें तो एटलीस्ट इसे प्रॉफिट हो। तो बहुत ही कॉमन सी ये तो रिक्वायरमेंट है कि इसमें कुछ इकोनॉमिक रिलेशन होना चाहिए हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि जो रिस्क हम कवर कर रहे हैं वो मतलब क्रेडिट रिस्क का उसमें पार्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्रेडिट रिस्क का पार्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि अगर हम किसी डेटर्स की रिस्क कवर कर रहे हैं, फॉरेन डेटर्स है, तो अगर वो जो हम रिस्क कवर कर रहे हैं जैसे फॉरेन एक्सचेंज की, तो वो फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क ही कवर करनी चाहिए, क्रेडिट रिस्क का उसमें ज्यादा पोर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी है कि रीजनेबल पोर्शन कवर करे। रीजनेबल पोर्शन मतलब जैसे अगर हमारा हेज आइटम है 1 लाख रुपए का, तो जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा नहीं कि वो हमने 5 लाख रुपए का ले लिया या हमने 20,000 रुपए का ले लिया, तो न तो ज्यादा कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। तो इट शुड बी रीजनेबल, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो, बट इट शुड बी रीजनेबल। तो रीजनेबल पोर्शन उसका कवर करना चाहिए। तो ये क्वालिफाइंग कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन क्वालिफाई होगी, ठीक है, तभी हम हेज अकाउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम हेज अकाउंटिंग करते कैसे हैं, उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ये मैं इसके लिए एक अलग वीडियो दूसरा डालूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हेज के टाइप्स होते हैं और किस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, थैंक यू।